भामरी वही बोलते हैं कि अगर आप कहते हो कि हमें कास्टलेस सोसाइटी बनाना है और आपने कास्ट को बेसिस ऑफ रिजर्वेशन बना दिया है, तो ये कास्टलेस सोसाइटी बनेगी कैसे? पॉलिटिक्स का बेसिस क्या बनता? मोबिलाइजेशन. व्हाई शुड आई गो आउट एंड वोट? व्हाट इज दैट बेसिस ऑफ मोबिलाइजेशन? सो इन द एब्सेंस ऑफ क्लास, कास्ट बिकेम दैट बेसिस ऑफ मोबिलाइजेशन कि मुझे अपने कास्ट वाले को जिताना है, मेरे कास्ट का नेता बने. अपील था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. और इस समय व्हेन यू गो बैक एंड लुक एट द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा. पहले जहां की आपको बहुत ज्यादा लॉयर्स दिखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्लियामेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड लोकसभा में, थर्ड फोर्थ ऑनवर्ड्स यू विल सी दैट देयर आर मोर पीपल हु आर फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड. There are more who belong to the OBC communities. So in this way, there was this churn in the politics. संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े मांगे 100 में 60. So देखो, when we are looking at the idea of post independence, क्या हुआ कि सबसे पहले there was कांग्रेस सिस्टम. तो देखो, जो कांग्रेस सिस्टम है, जो कांग्रेस पार्टी थी ना, कांग्रेस सिस्टम नहीं, चलो लिखते हैं कांग्रेस पार्टी. देखो, तो कांग्रेस पार्टी वॉज कंसिडर्ड एज ए ह्यूज अम्ब्रेला. ह्यूज अम्ब्रेला का मतलब क्या है? विद इन कांग्रेस all the different identities they got their representation. So basically कांग्रेस क्या थी ना, कांग्रेस वॉज ए ह्यूज कोalition ऑफ डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स. यहां पे क्या था कि जो जितने भी मीन ऑल जो डोमिनेंट कास्ट थे, सो डोमिनेंट कास्ट के जो लीडर्स थे ना, ऑफ डिफरेंट कास्ट्स, दे गॉट रिप्रेजेंटेशन. ठीक है. एंड दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल मोबिलाइजेशन. ठीक है ना. मतलब at the top you have got your leader, and through that leader every group is getting their due representation. So when we say कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस का सिनेरियो था, द एफर्ट वाज टू क्रिएट अ क्लासलेस अ कास्टलेस सोसाइटी, वो तो हो ही नहीं सकता. क्योंकि जब आप देख रहे हो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में, वी नो दैट अंडर आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी abolished, right? Untouchability was abolished, but caste was not abolished. कास्ट क्या abolish हुआ था? कास्ट नहीं abolish हुआ, rather caste became basis of government policy. क्योंकि सारे का सारा जो आप बेसिस देख रहे हो रिजर्वेशन का या अफर्मेटिव एक्शन का, इट वाज ऑन द आइडिया ऑफ कास्ट. So that is why C.P. Bhamre himself had said कि how could Nehru imagine creation of a casteless society when caste itself is the basis of government policy. ठीक है. और ऐसा एफर्ट सिर्फ ये नहीं हुआ था, अगला था कि जो फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेज कमीशन था, काका कालेकर कमीशन, हम उसके बारे में पढ़ेंगे ओबीसी पॉलिटिक्स के टाइम पर. तो जब पहला उसका जो रिकमेंडेशन आया था ना, तो उसमें यूपी के चीफ मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पंत. उन्होंने उसे रिजेक्ट करवा दिया था. बोला था कि अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो इसके कारण कास्ट के बेसिस पर डिविजन्स हो जाएंगे. सो द मंडल कमीशन दैट यू लुक एट, वो सेकंड एफर्ट था. ओके. सो पर्पस था बिकॉज नेहरू हिमसेल्फ ही हैड दिस विजन ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी. तो
भामरी वही बोलते हैं कि अगर आप कहते हो कि हमें कास्टलेस सोसाइटी बनाना है और आपने कास्ट को बेसिस ऑफ रिजर्वेशन बना दिया है, तो ये कास्टलेस सोसाइटी बनेगी कैसे? ठीक है। उसके आगे क्या हुआ विथ रिस्पेक्ट टू कांग्रेस? वी नो कि कांग्रेस में जो रिप्रेजेंटेशन था, वो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके का था कि जो भी डोमिनेंट पार्टीज थी, सॉरी डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स थे, उनके लीडर्स दे हैड गॉट देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन. So in fact, Congress itself was a huge coalition of different castes. So caste mobilization तो वहीं से start हो गया था. Because you yourself are also realizing that I need to give due representation to different caste groups. तो उसी के लिए आपने and that has been called as vertical mobilization. ठीक है. अब क्या हुआ? और हाँ, एक और बात जो रजनी कोठारी ने कह रखी है. रजनी कोठारी कहते हैं, देखो रजनी कोठारी का नाम तो बहुत बार आएगा, आप भले ही कास्ट की बात करो, आप पार्टी की बात करो, रजनी कोठारी का नाम याद रख लेना. इंडियाज फोरमोस्ट सोशोलॉजिस्ट, रादर इंडियाज फोरमोस्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट, ही इज नो मोर देयर. सो रजनी कोठारी कहते हैं, he has credited the caste system for success of democracy in India. He says कि हमारे पास वेस्टर्न आइडिया ऑफ क्लास तो था नहीं, तो पॉलिटिक्स का बेसिस क्या बनता? मोबिलाइजेशन. व्हाई शुड आई गो आउट एंड वोट? व्हाट इज दैट बेसिस ऑफ मोबिलाइजेशन? सो इन द एब्सेंस ऑफ क्लास, कास्ट बिकेम दैट बेसिस ऑफ मोबिलाइजेशन, कि मुझे अपने कास्ट वाले को जिताना है, मेरे कास्ट का नेता बने. अपील था ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. सो इन दिस वे he has credited caste for the success of Indian democracy. ठीक है. अब आते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस. हमने देख लिया कि जो गवर्नमेंट की जो रिजर्वेशन पॉलिसी थी वो भी कास्ट के बेसिस पर था, एंड द वे कांग्रेस हैड ट्राई टू मैनेज इटसेल्फ एज अ ग्रैंड कोalition, यहां भी ऑल डिफरेंट कास्ट दे लीडर्स दे हैड गॉट देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद क्या हुआ? देखो तीन इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं. वन इज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ कि इन डिफरेंट स्टेट्स देयर वर डिफरेंट डोमिनेंट कास्ट्स. ठीक है. तो ये जो डिफरेंट डोमिनेंट कास्ट थे, दे फेल्ट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद कि नाउ माई कास्ट कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट. आप उसी तरीके से देखो, जब आप महाराष्ट्र देख रहे हो, महाराष्ट्र गुजरात अलग हुए तो मराठास की बात कर लो. पंजाब हरियाणा अलग हो तो एक पंजाबी सूबा बन गया, एक हिंदी सूबा बन गया. आंध्र प्रदेश को अलग करो तो यू कैन टॉक अबाउट खम्मास एंड रेड्डीज. सो इसके कारण क्या हुआ कि इसने भी कास्ट की आइडेंटिटी को फर्दर स्ट्रेंथन किया. बिकॉज पहले क्या था कि बड़े बड़े एरियाज थे एंड देयर वर डिफरेंट कास्ट्स ग्रुप्स, एंड वो सब एक दूसरे को मिलकर के बैलेंस कर रहे थे. बट यहां सिनेरियो क्या हो गया, और इसी के रिगार्डिंग अगर आप रीमैपिंग इंडिया, वेल वी वर डिस्कसिंग फेडरलिज्म एंड द पॉलिटिक्स ऑफ स्टेट फॉर्मेशन, वहां मैंने लुई टिलिन की जो बुक है रीमैपिंग इंडिया, देयर आई हैड डिस्कस्ड the views of whether you talk about Yogendra Yadav or you talk about Christophe Geflot, or in fact Louis Tillen herself, that how they look at it from caste basis, that in every area it was basically a dominant caste which was demanding, because they felt कि अगर ये स्टेट सेपरेट हो जाता है, जस्ट थोड़ी देर पहले जैसे मैंने आपको झारखंड का एग्जांपल दिया था. सो ये पहली बात हुई. ठीक है. सेकंड क्या हुआ? दैट वाज लैंड रिफॉर्म्स.
तो लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग तो हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा है, 2 दिन 3 दिन पहले। लैंड रिफॉर्म के कारण क्या हुआ कि पहले जो लैंड था इट वॉज विथ जमींदार्स, एंड जमींदार्स मेनली किसके पास थे? देवर अपर कास्ट प्रीडोमिनेंटली। जब लैंड रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ, जो लैंड था इट वेंट टू द इंटरमीडिएट कास्ट। ठीक है, ये जो इंटरमीडिएट कास्ट थे दे हैड देयर न्यूमेरिकल मेजॉरिटी, राइट। उसके बाद नाउ दे ऑल्सो हैव देयर लैंड, प्लस इसके साथ क्या है ना, देयर वॉज एन इंक्रीजिंग अवेयरनेस अबाउट डेमोक्रेसी। बेसिकली कि मेरे वोट का पावर क्या है। तो इससे क्या हुआ कि जो पावर था वो जमींदार से शिफ्ट होकर के वो इंटरमीडिएट कास्ट तक चला गया, जिनको कि हम ओबीसीज कहते हैं। सो इन दिस वे लैंड रिफॉर्म्स सॉ अ शिफ्ट ऑफ पावर फ्रॉम जो ट्रेडिशनल एलिट्स थे टू द इंटरमीडिएट कास्ट से इंटरमीडिएट क्लासेस। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? लैंड रिफॉर्म के बाद नेक्स्ट वॉज ग्रीन रेवोल्यूशन। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसके कारण क्या हुआ कि ये जो इंटरमीडिएट कास्ट थे अब इनके पास ज्यादा पैसा भी आ गया। क्यों? क्योंकि नाउ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड। मैं उसे सामान बेचूंगा तो नेचुरल है कि मेरे पास ज्यादा पैसा आएगा। एंड वंस आई हैव मोर मनी एंड आई हैव रियलाइज दैट व्हाट इज माय न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ एंड हाउ आई कैन एक्चुअली शेप द गवर्नमेंट decision of the government, who can come to power, who cannot come to power, they started wielding their authority. So इस तरीके से पॉलिटिक्स जो है यहां से शिफ्ट हुआ फ्रॉम दी ट्रेडिशनल अपर कास्ट से अलग अलग कास्ट में। ठीक है, और इन सारे एरियाज में तभी से आप देखोगे कि चाहे आप जो जाट्स वगैरह की बात करोगे ना, तभी पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी में दे स्टार्टेड स्ट्रेंथनिंग। और उस समय आपका कंसेप्ट आया था, वो कास्ट एसोसिएशन पर मैं वैसे तो थोड़ी देर में आता, लेकिन सर छोटू राम का एक दिया हुआ आइडिया था अजगर का। ठीक है ना, अजगर का कंसेप्ट। और उसके बाद इनके तो सर छोटू राम, उनके बेटे कौन थे यार? अरे अजीत सिंह के पिताजी कौन थे? बताओ मेरे को। चौधरी चरण सिंह। ठीक है ना, तो उन्होंने कंसेप्ट दिया अजगर का। जस्ट एक मिनट, थोड़ा सा मेरे को। अजगर इज अहीर, जाट, गुर्जर, राजपूत। और बाद में ये मजगर बन गया था एम फॉर मुस्लिम्स। जो लोकदल था, लोकदल बाद में सपा ने भी इसका यूज किया था। इस तरीके के बहुत से हैं, जैसे गुजरात में आप खाम की बात करोगे, बिहार में आप एमवाई की बात करोगे, तो कास्ट एसोसिएशन वाला हम थोड़े समय बाद आते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं यार। ओके, सो इन दिस वे व्हाट हैपेंड इज दैट आपका जो पॉलिटिक्स था, पॉलिटिक्स शिफ्टेड फ्रॉम अपर कास्ट टू द इंटरमीडिएट कास्ट। और बात सिर्फ इंटरमीडिएट कास्ट तक शिफ्ट होने की बात नहीं है,
उसके आगे मामला क्या हुआ कि सिंस दीज वर डिफरेंट कास्ट एंड दे वर डोमिनेंट ग्रुप्स एंड दे वर विलिंग टू असर्ट देयर अथॉरिटी बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड पॉलिटिकल अवेयरनेस, अलग अलग एरियाज में ये लोग, ये पॉलिटिक्स जो है ना वो शिफ्ट हो गया कास्ट की तरफ। ठीक है, तो यहां तक आपका डन है। यहां तक अगर किसी तरीके का कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। सो इन दिस वे यू सॉ कि हाउ लैंड रिफॉर्म्स, एंड थर्ड वन इज योर ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है ना। और ये जो टाइम था, हाँ, और इसके साथ एक और फेनोमेना हुआ, दैट वाज सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन कांग्रेस। जो इंदिरा गांधी का एरा आया ना, सो जब कांग्रेस में पावर का सेंट्रलाइजेशन होने लगा, तो ये जो कांग्रेस विच वाज बेसिकली अ बिग कोaliशन, जस्ट अ सेक, हाँ, ये जो कांग्रेस विच वाज बेसिकली अ ह्यूज कोaliशन, अब ये कोaliशन स्टार्टेड फ्रैक्चरिंग। ठीक है ना। और ये जो कांग्रेस में सेंट्रलाइजेशन हुआ, सो व्हेन द रीजनल लीडर्स, रीजनल शत्रप्स, दे फेल्ट कि आवर वॉइसेस आर नॉट बीइंग हर्ड, आवर कंसर्न्स आर नॉट बीइंग पेड अटेंशन टू, ये लोग अलग अलग होने लगे और इन्होंने अपनी अलग अलग पार्टियां बनाने लगी, सिंस दे वर वेरियस डोमिनेंट ग्रुप्स इन डिफरेंट रीजन्स। सो इसने फर्दर आपके कास्ट पॉलिटिक्स को एक बहुत बड़ा पुश दिया, एंड दैट गिव राइज मेनली टू दी ओबीसी पॉलिटिक्स। तो आप 1960-70 से जो भी पॉलिटिक्स देख रहे हो, दैट इज मेनली ओबीसी पॉलिटिक्स। और क्रिस्टेफी जेफलॉट उसको क्या कहते हैं? द साइलेंट रेवोल्यूशन। ओबीसी पॉलिटिक्स को क्रिस्टोफी जेफलॉट कहते हैं साइलेंट रेवोल्यूशन। क्योंकि दिस वाज बेसिकली अ शिफ्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर अवे फ्रॉम द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल एलिट्स टू द इंटरमीडिएट कास्ट्स, जो कि एक बहुत बड़ा चर्न होता है किसी भी सोसाइटी में, बिकॉज प्रीवियसली देयर वाज लैक ऑफ रियलाइजेशन, but over the period of time as democracy deepened and people realized, then they started asserting their authority। और इसे साइलेंट रेवोल्यूशन कह रखा है क्रिस्टोफी जेफरलॉट ने। योगेंद्र यादव इसे कहते हैं फर्स्ट डेमोक्रेटिक अपसर्ज। जबकि जो आपके इंटरमीडिएट कास्ट थे या जो ओबीसी ग्रुप्स थे, दे स्टार्टेड असर्टिंग देयर पावर, देयर पॉलिटिकल पावर, देयर अथॉरिटी। और इस समय व्हेन यू गो बैक एंड लुक एट द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा। पहले जहां की आपको बहुत ज्यादा लॉयर्स दिखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड पार्लियामेंट में, फर्स्ट एंड सेकंड लोकसभा में, थर्ड फोर्थ ऑनवर्ड्स यू विल सी दैट देयर आर मोर पीपल हु आर फ्रॉम एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड, there are more who belong to the OBC communities. So in this way there was this churn in the politics। okay, इसके आगे क्या हुआ? सिंस 1980s, यहां तक तो ओबीसी वाला मामला आया। अब क्या हुआ कि सिंस 1980s आप क्या देखते हो कि देयर वाज ए चर्न अमंग द दलित्स। द लीडर्स लाइक कांसीराम, इनके साथ बाद में आ जाते हैं मायावती। इन लोगों ने दलित असर्सन स्टार्ट हुआ। और मजेदार चीज देखो, ये जो कांसीराम थे ना, कांसीराम, इफ आई एम करेक्ट, ही वाज फ्रॉम पंजाब, एंड पंजाब में भी आई थिंक दलित पॉपुलेशन इज मोर देन 30%। बट फिर भी उन्हें अपनी पॉलिटिक्स करने के लिए कहां आना पड़ा? उत्तर प्रदेश। सोचो अब इसके पीछे क्या रीजंस हैं, क्या रीजंस नहीं है, वो
कभी और के लिए, मैं इन चीजों को पता नहीं, ये पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट चीजें होती हैं। बट इस तरीके से क्या हुआ कि नाउ देयर वाज रियलाइजेशन अमंग द दलित्स, क्योंकि अब उनकी अपनी पार्टी थी। कांसीराम की तो अलग अलग पार्टी थी, उन्होंने बामसेफ बनाई थी। बामसेफ बनाने के बाद ये बीएसपी तो बाद में बनी है। बामसेफ बामसेफ के पहले कौन सी उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी यार, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। जब दलित पॉलिटिक्स पढ़ाएंगे ना तो उस समय इनका डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनका भी मजेदार नारे बहुत मजेदार मजेदार हैं। ये जो आप ओबीसी पॉलिटिक्स देख रहे हो ना, इसमें आपको देखना पड़ेगा राम मनोहर लोहिया का। इनका इनकी पॉलिटिकल पार्टी थी एसएसपी करके है। हाँ, संसोपा मतलब क्या था? संयुक्त संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। हाँ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी इनकी पार्टी का नाम था। और इनका ही वो था कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े मांगे 100 में 60। मतलब जो बैकवर्ड क्लासेस हैं दे शुड हैव 60% ऑफ द शेयर इन ओवरऑल रिसोर्सेज, जॉब्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अभी जो आप देख रहे हो ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो दिया हुआ है। सबसे पहला कांसीराम का वो नारा था अभी, जिसे राहुल गांधी लेकर के चल रहे हैं। और ये आप जब इनके बारे में पढ़ोगे, राम मनोहर लोहिया, आई मीन लोहिया वॉज दैट सेंट्रल फिगर जिसके कारण की ओबीसी रिजर्वेशन का मामला आगे बढ़ा। क्योंकि जो फर्स्ट काका लेकर कमेटी, उसका बाद तो रिजेक्ट हुआ था। इनकी लोहिया रचनावली करके इनकी एक बुक है, तो वहां पे ही हैज एक्चुअली आर्ग्यूड अगेंस्ट दैट नेहरूवियन आइडिया ऑफ मेरिट। He says that it is not just about merit, there is a lot many social factors that decide that what is your current status. And since the lower and the backward caste, they do not have all those opportunities available, so they are unable to compete, and that is the reason they should be given this reservation. तो ये जो आपका ओबीसी पॉलिटिक्स है ना, उसका ओबीसी पॉलिटिक्स रादर ओबीसी रिजर्वेशन, उसका सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन इज योर राम मनोहर लोहिया। ठीक है, तो यहां तक हो गया, दलित्स हो गया, ये किस तरीके से पॉलिटिक्स आया। क्योंकि देखो रिलीजन पर बाद में आएंगे, अभी अपन को सिर्फ क्या देखना है, अभी अपन को सीधे का सीधा मामला इतना ही देखना है। ठीक है ना। हाँ, ये हो गया। उसके बाद फिर दलित असर्सन से ठीक पहले मंडल कमीशन वाला था 1980s में, और बाद में इसका डिमांड हुआ। तो मंडल कमीशन वाज बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग असर्शन ऑफ ओबीसीज इन द पॉलिटिकल स्फीयर। और मंडल कमीशन के पीछे का रीजन क्या था वो वैसे बाद में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं ब्रीफ में बता दे रहा हूं कि क्या हुआ। 1984 टू 89 राजीव गांधी की सरकार रही। इन्हीं के फाइनेंस मिनिस्टर थे बाबू विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह। उन्होंने मुद्दा उठा दिया कि बोफोर्स में दलाली हुई है। सर राजीव गांधी 1989 इलेक्शन ही कुड नॉट विन। वीपी सिंह बन गए प्राइम मिनिस्टर, एंड हिज वाज द ओनली गवर्नमेंट जिसे कि लेफ्ट ने भी सपोर्ट किया था और बीजेपी ने भी सपोर्ट किया था। ओके, सो उसके बाद फिर उनको क्या दिख रहा था, देश की हालत तो बहुत खराब थे। बिकॉज 1989 यू कैन अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक कंसर्न्स कैसे थे। तो उन्होंने मुद्दा उठाया ओबीसी रिजर्वेशन की। ठीक है, ये जो मंडल कमीशन वाला है ना, हम इसे लागू करेंगे। क्योंकि उनको लगा कि ओबीसी रिजर्वेशन दे करके भैया हम तो इनके बहुत बड़े नेता बन जाएंगे। सरकार उनकी कुछ भी दिन नहीं चल पाई, उसके बाद चंद्रशेखर बन गया प्राइम मिनिस्टर। और वो जो ओबीसी के जो ब्रेक होने और ओबीसी फ्रैक्चरिंग अमंग द हिंदू पॉपुलेशन जो था, उसके बाद फिर आपका मुद्दा उठा था मंदिर वही बनाएंगे राम रथ, मतलब कि राम रथ यात्रा। जो चीजें पैरेलल चल रही थी कि देयर नीड टू
बी दैट अ कॉमन आइडिया, जिससे कि जो हिंदू कम्युनिटी जो कि ओबीसी रिजर्वेशन के बेसिस पर फ्रेगमेंट हो, बिकॉज उस समय बहुत ज्यादा वायलेंस वगैरह भी हुआ था, ओबीसी रिजर्वेशन हो नहीं हो वगैरह के बेसिस पर, मतलब कि देयर वर प्रोटेस्ट्स, वायलेंट प्रोटेस्ट्स वर देयर। तो वही फ्रेगमेंटेशन ना हो, उसके बाद फिर आपका आया था रथ यात्रा, जो कि सोमनाथ से उठ करके घूमते घूमते अयोध्या पहुंचा था। लालू ने आडवाणी को अरेस्ट करवा लिया था। कौन था उस समय? आई थिंक भागलपुर में अरेस्ट हुए थे। भागलपुर के डीएम कौन थे? यही आर के सिंह, जो ऊर्जा मंत्री, आपके पावर मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर थे, आरा से, पुराने एमपी आपके, फ्रॉम बीजेपी। खैर, सो दिस इज द केस कि दिस इज हाउ योर कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया इवॉल्व्ड। ठीक है।